हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और मित्रों, अब हम सभी की पढ़ाई फिर जो है कंटिन्यू होगी, क्योंकि कुछ कारणवश थोड़ा कार्य पड़ जाने के कारण, यानी कि जो है कुछ गणेश चतुर्थी थी तो फिर पूजा पाठ में व्यस्त हो जाने के कारण नहीं जो है मैं मतलब कंटिन्यू नहीं ले पा रही थी क्लास। लेकिन हाँ, अब फिर जो है मैं बिल्कुल स्वतंत्र हो चुकी हूँ। और अब ये अध्ययन और अध्यापन का कार्य ये बिल्कुल जो है टाइम टू टाइम होगा, है ना। सारी क्लासेस जो भी आपको प्रोवाइड होती रही हैं अब तक वो सारी होंगी, और बेहतर करने का प्रयास किया जाएगा। और परीक्षा को जो है मजबूत बनाने का प्रयास किया जाएगा। परीक्षा की तैयारी में जो हम सभी लगे हुए हैं, अपनी तैयारी को और बेहतर बनाने का प्रयास हम सभी करेंगे। तो इस क्रम में हम सभी जो है हिंदी उपन्यास देख रहे थे। इसका दूसरा पार्ट देख लें, क्योंकि ये परीक्षा की दृष्टि से सभी जो है सभी के लिए महत्वपूर्ण है। वो चाहे यूजीसी नेट का हो और चाहे किसी भी राज्य का टीजीटी पीजीटी हो, ठीक है। तो ये सभी के लिए महत्वपूर्ण है। इसकी एक क्लास जो है हम लोगों ने देखी थी। दूसरी क्लास में देखते हैं। एक क्लास में हम लोगों ने जो है इन सारी चीज़ों को की चर्चा कर लिए थे, है ना। इन सारी चीज़ों को हम लोगों ने देख लिया था। जैसे रामचंद्र शुक्ल जो है, ये विद्या श्रीनिवास दास का जो परीक्षा गुरु है 1882 का इसे मानते हैं प्रथम। और विभिन्न आचार्यों ने अलग अलग माना है, जैसा कि रीतिकाल का नाम विभिन्न आचार्यों ने अलग अलग किया है और आदिकाल का नाम किया है। ठीक उसी प्रकार से विद्वानों में इसमें जो है मत अलग अलग मानते हैं प्रस्तोता। इसमें रामचंद्र शुक्ल ने श्रीनिवास दास का परीक्षा गुरु को माना है, और डॉक्टर विजय शंकर मल्ल ने श्रद्धाराम फिल्लौरी की जो उपन्यास विधा है भाग्यवती इसे माना है। और इसी तरह से अगर हम देखना चाहें तो डॉक्टर गोपाल राय पंडित गौरी दत्त का जो उपन्यास है देवरानी जेठानी की कहानी इसे माना है। तो सबके अलग अलग मत हैं, और जो इम्पोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से वो है। और मैं बताना चाहूँगी ये सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ ली है, देख ली है, बस एक रिवीजन के तौर पर है। ये वैसे भी जो है हम सभी को हमेशा याद होना चाहिए। श्रद्धाराम फिल्लौरी के बारे में देखा था लाला श्रीनिवास दास, बालकृष्ण भट्ट और राधा कृष्णदास ठाकुर, जगमोहन सिंह, लज्जाराम मेहता, इनको भी हम लोगों ने देखा था। किशोरी लाल गोस्वामी की जो भी रचनाएं थी उसे देखा था हम लोगों ने। अयोध्या सिंह उपाध्याय जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, अधिकिला फूल 1907, और ठेठ हिंदी का ठाठ जो है ये 1899 में। और ब्रजनंदन सहाय का सौंदर्योपासक और राधा कांत, ठीक है। और मन्नन द्विवेदी का रामलाल। तो आगे अगर हम देखना चाहें राधिका रमण प्रसाद सिंह का तो वन जीवन व प्रेम लहरी, ठीक है। और इनसे संबंधित जो भी तथ्य थे ये सारे तथ्य हम सभी देख चुके हैं, और ये हम सभी को हमेशा याद होने चाहिए, उठते बैठते सोते जागते जब भी हो, है ना, क्योंकि ये महत्वपूर्ण तथ्य हैं। और ये उम्मीद है कि सभी प्रतियोगी को ये हमेशा रटे होंगे, है ना। लेकिन कितना भी पढ़े हों हम सभी को रिवीजन करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे, रिवीजन नहीं करेंगे तो वो भूलता चला जाता है। जैसे रामनरेश त्रिपाठी का है वीरांगना है, फिर हम लोगों ने यहाँ तक देख लिया था, चंद्रकांता देख लिया था। आगे गोपाल राम गहमरी के भी पढ़ लिए थे, जिनमें कि खूनी लाश ये सारी चीज़ें है ना रहती हैं। और गोपाल राम गहमरी को हिंदी का कानन डायल कहा जाता है, हिंदी का कानन डायल कहा जाता है। यहाँ से प्रश्न बना है परीक्षा में। प्रेमचंद्र पूर्व हिंदी के अन्य महत्वपूर्ण औपन्यासिक रचनाएं जो है ये सारी चीज़ें यहाँ से हम लोगों को देखनी है ना, यहाँ से हम लोगों को देखनी है। और मैं आप सभी को एक बताना चाहूँगी, एक समझिए एक प्रकार से खुशखबरी ही है कि अब जो है अब से एक बुक मैंने ऑर्डर की थी, और वो प्रैक्टिस बुक थी, और वो आ चुकी है। उसमें मैं देखूंगी। और हम सभी जो है 2001 से लेकर के 2021 तक जितने भी टीजीटी पीजीटी परीक्षा पूछे गए हैं, यूपी और अन्य राज्य के भी देखेंगे, जितने भी टीजीटी पीजीटी परीक्षाएं जो है संपन्न हुई हैं, उन सभी परीक्षा में जिस प्रकार से प्रश्न बने हैं और उनके जो चारों ऑप्शन हैं, वो चारों ऑप्शन हम सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। कि प्रश्न तो कभी कभार कोई रिपीट होता है, लेकिन जो चारों ऑप्शन होते हैं वो चारों ऑप्शन हम सभी प्रतियोगी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। तो उन सभी पे हम सभी को ज़्यादा फोकस करना है। तो इस प्रकार से चारों ऑप्शन का जो है डिटेल में हम सभी जो है पढ़ते हुए उसे देखेंगे, सॉल्व करेंगे, एक प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे। जैसा कि 125 प्रश्न है ना एक प्रैक्टिस सेट में। अब कल वो ओपन करेंगे, अनबॉक्सिंग करेंगे उसकी, और देखेंगे उसमें क्या कैसे है, तब आप सभी के सामने प्रस्तुत करेंगे, है ना। और ये बहुत अच्छी बात है, हम सभी ऐसे करके और अपनी तैयारी को बेहतर बनाएंगे। आगे हम सभी देखते हैं
कि ये जो उपन्यास है भुवनेश्वर मिश्र हैं, घराऊ घाट है इनका जो उपन्यास है, घराऊ घाट है, जो 1894 का है। बलवंत भूमिहार ये 1896 का है। राधाचरण गोस्वामी का है सौदामिनी, राधाचरण गोस्वामी का क्या है, सौदामिनी है, जो 1891। कुंवर हनुमंत सिंह का चंद्रकला है। जैनेन्द्र किशोर का है गुलेनार है, जो 1907 की रचना है। गंगा प्रसाद गुप्त का है लक्ष्मी देवी है, 1910। और अवध नारायण विमाता है, अवध नारायण का क्या है, विमाता है। ब्रजनंदन सहाय का हम देख लेते हैं राजेंद्र मालती अद्भुत प्रायश्चित और अरण्यबाला इंपॉर्टेंट है। देखिए वैसे तो ये जो हम सभी पढ़ रहे हैं ये सरस्वती पांडे गोविंद पांडे की बुक है। ये एक प्रकार से हम सभी के लिए नोट्स है जो बुक के रूप में परिणित कर दी गई है। ये जो है नोट्स है और इनमें जो भी है सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसके बाद भी जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कई बार परीक्षा में पूछे गए हैं, जिनकी आने की संभावना है, उन्हें मैं टिक लगाते चलूँगी, बताते चलूँगी, वो आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। आगे देखेंगे ब्रजनंदन सहाय का राजेंद्र मालती है ना, ये सब हम लोगों ने पढ़ लिया। अरण्यबाला ब्रजनंदन सहाय का है, 1915 का है। आगे हम सभी देखेंगे कुंवर हनुमंत सिंह कृत चंद्रकला, जो 1893 का हिंदी का प्रथम उपन्यास है, जिसमें स्त्रियों के बलात् शोषण का अंकन किया गया है। यहाँ ध्यान देंगे, देखिए चंद्रकला 1893 हिंदी का प्रथम उपन्यास है, जिसमें स्त्रियों के बलात् शोषण का अंकन किया गया है। देखिए कभी कभी एक मामूली सी जो रचना होती है ऐसा लगता है कि ये नहीं पूछा जाएगा परीक्षा में, लेकिन परीक्षा में पूछ करके कभी कभी अचानक से परीक्षा में उन प्रश्नों को रख दिया जाता है, और जब वो प्रश्न बन जाता है एक बार तो वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ना। इसलिए हम सभी को छोटी से छोटी चीज़ों को भी नहीं छोड़ना है। बालकृष्ण भट्ट कृत, देखिए ये रचना इंपॉर्टेंट है, 100 अजान एक सुजान। बालकृष्ण भट्ट कृत ये 1892 हिंदी का प्रथम चरित्र प्रधान उपन्यास है। कैसा उपन्यास है, हिंदी का प्रथम चरित्र प्रधान है, किसका है, बालकृष्ण भट्ट का है, 100 अजान एक सुजान। आगे हम सभी देखते हैं द्वितीय उत्थान, जो प्रेमचंद्र युग के नाम से जो है जाना जाता है। मुंशी प्रेमचंद्र, देखिए मुंशी प्रेमचंद्र जी हिंदी साहित्य में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, और इनकी जितनी भी रचनाएं हैं लगभग 300 से है ना, 300 से अधिक ही रचनाएं हैं इनकी, 300 मान के चलते हैं। इनकी जो रचनाएं हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, इनके जितने भी उपन्यास हैं और कुछ हैं जो उर्दू में हैं, उर्दू से हिंदी में जो है रूपांतरित हुए हैं, इन सभी को हमें डेट वाइज मतलब सन किस सन में क्या हुआ है क्रम से याद करना हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे हम सभी देखेंगे तो प्रेमचंद्र आ ही गए हैं, तो प्रेमचंद्र के बारे में चर्चा कर लेते हैं। ये 1880 से 1936 तक इनका जो जीवन काल रहा है। इनके मूल नाम की बात करते हैं तो धनपत राय था, लेकिन ये नाम बदल करके लिखा करते थे, जैसा सभी जानते हैं। तो वो जो नाम बदले थे वो है नवाब राय, ठीक है, और नवाब राय बनारसी के नाम से ये लिखते थे। धनपत राय को प्रेमचंद्र नाम जो है, धनपत राय का को प्रेमचंद्र नाम उर्दू के लेखक दया नारायण निगम ने दिया। किसने दिया है, उर्दू के लेखक दया नारायण निगम ने दिया है। क्या नाम दिया है, प्रेमचंद्र। अब दूसरी बात ध्यान देंगे, प्रेमचंद्र को उपन्यास सम्राट की संज्ञा बंगला कथाकार शरद चंद्र चट्टोपाध्याय ने दिया था। ये दोनों प्रश्न इंपॉर्टेंट है, कई बार बना है परीक्षा में, प्रायः दे दिया जाता है 1 नंबर जो है माइंड को समझिए कूल करने के लिए, है ना। जब टफ प्रश्न होते हैं बीच में डाल दिया जाता है, क्योंकि ये प्रायः बच्चों को रटे हुए होते हैं। आगे देखेंगे प्रेमचंद्र द्वारा लिखे गए मूल उर्दू में उपन्यास का उनके द्वारा किया गया हिंदी रूपांतर। पहले ये उर्दू में लिखते थे, जैसा सभी परिचित हैं। असरारे मआबिद, ये है 1903 से 1905, है ना। 1905 में इसका जो रूपांतर हुआ देवस्थान रहस्य, असरारे मआबिद देवस्थान रहस्य 1905। आगे देखेंगे हम खुरमा व हम सवाब 1906, प्रेमा तथा 2 सखियों का विवाह नाम से हुआ, और ये हुआ 1907 में। देखिए हम खुरमा हम सबाब ये जो है 1906 में ये लिखे थे। जब इसको रूपांतरित किए हिंदी में, जब इन्होंने किया कन्वर्ट किया तो ये 1907 में किया, है ना, उसी के 1 साल बाद। और प्रेमा नाम से 2 सखियों का विवाह। आगे अगर हम सभी देखना चाहेंगे तो कृष्णा, क्या देखेंगे, कृष्णा देखेंगे 1907, जिसका गबन है, और इसका जो समय है वो बहुत पूछा जाता है, 1931 है। इसका समय क्या है, 1931 है, गबन इंपॉर्टेंट है। और जलवाए इसार ये 1912 में है, इसे परिवर्तित करके हिंदी में किया गया तो ये वरदान नाम से हुआ 1921।
बाजारे हुस्न 1917 सेवा सदन नाम से, 1918 सेवा सदन कई बार परीक्षा में अभी हाल ही में पूछा गया था सेवा सदन का समय, तो 1918 है। क्या है? 1918 है। आगे अगर देखेंगे गोशाय आफियत जिसे प्रेमाश्रय बोलते हैं, ये 1922 का है। चौगाने हस्ती रंगभूमि, है ना, रंगभूमि का पात्र सूरदास जो है, ये परीक्षा में पूछा गया है कई बार, इंपॉर्टेंट है। चौगाने हस्ती रंगभूमि 1925। आगे हम सभी इनसे महत्वपूर्ण तथ्यों को देखेंगे। और असरारी मवाबित प्रेमचंद्र का प्रथम उपन्यास है। अगर इनके प्रथम उपन्यास की बात की जाए तो सेवा सदन प्रेमचंद्र का पहला प्रौढ़ हिंदी का उपन्यास है। प्रेमचंद्र का हिंदी में मूल रूप से लिखा प्रथम उपन्यास कायाकल्प है ना, प्रेमचंद्र का मूल रूप से लिखा प्रथम उपन्यास, और किस भाषा में लिखा? हिंदी में, तो 1926 कायाकल्प है। सन 1907 ईस्वी में प्रेमचंद्र ने रूठी रानी नाम लिखा, और ये ऐतिहासिक उपन्यास है। रूठी रानी कैसा है? ऐतिहासिक उपन्यास है। आगे देखेंगे कब लिखा? 1907 में। प्रेमचंद्र के हिंदी उपन्यास रचना क्रम के अनुसार निम्नांकित हैं। अगर हम देखेंगे देवस्थान रहस्य, हिंदी उपन्यास की बात कर रहे हैं। अब तक जो हम लोगों ने पढ़ा वो हम लोगों ने पढ़ा उर्दू से हिंदी में जो रूपांतरित हुए थे। अब इन्हीं को हम सभी देखेंगे कि किसमें क्या है। जैसे जो उपन्यास है उसमें किसके अंतर्गत, मतलब किसकी चर्चा की गई है, वह जो रचना है वो किससे संबंधित है ना। तो देवस्थान रहस्य जो है ये 1905 है। जैसा कि देवस्थान नाम से ही स्पष्ट है, तो यानी कि देवस्थान कहाँ है? मंदिर है। तीर्थ स्थानों में फैले जो भ्रष्टाचार पाखंड है उसकी आलोचना इन्होंने की है। किस रचना में? देवस्थान रहस्य 1905। अगला अगर हम देखना चाहें प्रेमा, क्या देखेंगे? प्रेमा देखेंगे तो ये प्रेमा 1907 है। हिंदुओं में विधवा विवाह की समस्या का चित्रण है इसमें। हिंदुओं में विधवा विवाह की समस्या को चित्रित किया गया है किसमें? प्रेमा में। सेवा सदन देखेंगे 1918, बहुत महत्वपूर्ण रचना है ये सन की दृष्टि से भी, और वैश्य जीवन से संबंध समस्या का चित्रण किया गया है इसमें। वरदान अगर हम देखना चाहें तो 1921 की है। प्रेम एवं विवाह की समस्या का चित्रण है। प्रेम आश्रम देखते हैं तो 1922 का है, जो औपनिवेशिक शासन में जमींदार एवं किसानों के संबंध का चित्रण है। रंगभूमि 1925 है। औद्योगिकरण के दोष, पूंजीवादियों की शोषण नीति, अंग्रेजों के अत्याचार एवं भारतीय शिक्षितों के चरित्रहीनता का विश्लेषण व चित्रण किया गया है। किसमें? रंगभूमि। रंगभूमि का समय कितना है? 1925 है। कायाकल्प देखेंगे। कायाकल्प मतलब शरीर का रूपांतरण, यानी कि पुनर्जन्म की धारणा पर समाज सेवा, राजा के अत्याचार, विलास एवं सच्चे प्रेम का चित्रण हुआ है। और अगर इसका समय देखा जाए तो 1926। अब एक बार थोड़ा सा समय हम देख लेते हैं। देवस्थान रहस्य है ना, ये मंदिरों तीर्थ स्थानों में फैले भ्रष्टाचार 1905। प्रेमा 1907, हिंदुओं में विधवा विवाह की समस्या का। सेवा सदन 1918, वैश्य जीवन से संबंध समस्या का। वरदान प्रेम एवं विवाह की समस्या 1921। प्रेमाश्रम ये 1922 है। रंगभूमि 1925 है। इतनी जानकारी हम लोगों ने की। कायाकल्प 1926 है। आगे हम सभी देखते हैं कि जो ये निर्मला है, क्या है? निर्मला है, ये 1927 दहेज एवं अनमेल विवाह की समस्या पर का चित्रण किया गया है। और गबन जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है 1931, ये मध्यम वर्गीय जीवन की असंगति का यथार्थ मनोवैज्ञानिक चित्रण इसमें किया गया है। कर्मभूमि अगर हम देखना चाहें तो 1933 है। कर्मभूमि हिंदू मुस्लिम एकता, अछूतोद्धार एवं दलित किसानों के उत्थान की है। देखिए इसमें अछूतोद्धार, दलित किसान की चर्चा अगर मान लीजिए पूछ लिया जाए तो कर्मभूमि है ना, भूमि में कर्म करो, मेहनत करो, यानी कि किसानों के उत्थान की कथा इसमें है। 1933 की रचना है। और ये किसका है? ये विधा की दृष्टि से अगर पूछा जाए तो उपन्यास है। हम सभी को विधा जरूर याद रखनी है, वो चाहे कहानी हो, रिपोर्टाज हो, संस्मरण हो, रेखा चित्र हो, उपन्यास हो, नाटक हो, है ना, क्योंकि विधाओं की दृष्टि से प्रश्न बनते हैं कि ऑप्शन दे दिया जाएगा, रचना दे दी जाएगी और पूछ लिया जाएगा कि कौन सी विधा की रचना है ना। तो अगर कर्मभूमि की बात करें, हम गोदान की बात करें तो ये क्या है? उपन्यास विधा है। आगे हम देखेंगे गोदान 1936, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। किसान जीवन की महागाथा एवं ऋण की समस्या का अंकन किया गया है किसमें? गोदान में। और ये कब की रचना है? 1936 की रचना है। और अगर इनके जो है अधूरे रचना की बात करें, अधूरा उपन्यास अगर इनका कोई है तो वो है मंगलसूत्र, जो 1948 का है। किसके बारे में हम सभी बात कर रहे हैं? तो मुंशी प्रेमचंद्र जी के बारे में बात कर रहे हैं। कुछ तथ्य हैं
इनके से संबंधित 1929 में प्रेमा उपन्यास को संशोधित करके प्रतिज्ञा शीर्षक से प्रकाशित करवाया था। और प्रेमचंद्र ने आदर्शोन्मुख यथार्थवादी उपन्यास लेखन की परंपरा का प्रवर्तन किया। ये आदर्श यथार्थवादी थे प्रेमचंद्र, है ना, यथार्थवादी थे। विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक के 3 उपन्यास हैं और तीनों वेरी इंपॉर्टेंट हैं, तीनों इंपॉर्टेंट हैं, तीनों हम सभी को याद होने चाहिए, सभी भाई बहन को। जैसे माँ है तो माँ से नाम समझ ही रहे हैं कि माँ की महिमा का वर्णन इसमें किया गया होगा, है ना। तो 1929 का है। भिखारणी में अंतर्जातीय विवाह की समस्या एवं प्रेम की त्रासदी का चित्रण है। प्रेम की त्रासदी का चित्रण किसकी रचना में? विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक की किस रचना में है? तो भिखारणी में है, 1929। माँ भिखारणी और संघर्ष। संघर्ष में नाम से ही स्पष्ट है ये 1945 की है ना। 46-47 में हमारा देश आज़ाद हुआ था, है ना, उसके 2 साल पहले की है ये। आर्थिक जो है विषमता के कारण प्रेम की निष्फलता का चित्रण किया गया है। आर्थिक विषमता के कारण प्रेम क्या हो गया? निष्फल हो गया। उसी का चित्रण इसमें 1945 में इसमें संघर्ष में किया गया। तो माँ भिखारणी संघर्ष ये किसका है? विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक का है। माँ भिखारणी संघर्ष यानी कि 29 और 45, है ना, 2 रचनाएं माँ भिखारणी 29 में है, यानी कि 1929 और एक इनकी रचना जो संघर्ष है वह 1945 की है। इतना हम सभी को ध्यान रखना है। आगे हम सभी देखेंगे शिवपूजन सहाय ने सन 1926 ईस्वी में देहाती दुनिया, इनकी ये जो विधा है, उपन्यास विधा रचना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। शिवपूजन सहाय देहाती दुनिया, है ना, 1926 ईस्वी की है। और अगर देखा जाए तो ये उपन्यास विधा है। डॉक्टर गोपाल राय के अनुसार देहाती दुनिया एक आंचलिक उपन्यास है। क्या है? एक आंचलिक उपन्यास। किसके अनुसार? डॉक्टर गोपाल राय के अनुसार। चंडी प्रसाद हृदयेश ने भावपूर्ण आदर्शवादी शैली में मनोरमा 1924 और मंगल प्रभात 1926 उपन्यास की रचना की है। पांडे बेचन शर्मा उग्र ने सर्वप्रथम हिंदी उपन्यास में पत्रात्मक प्रविधि का प्रवर्तन किया है। यहाँ ध्यान देंगे, पत्रात्मक प्रविधि का प्रवर्तन सर्वप्रथम किसने किया? तो उग्र ने। उग्र का पूरा नाम क्या है? पांडे बेचन शर्मा उग्र। और अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। इसी तरह से जो भी कुछ राइटर हैं ऐसे जिनका कभी कभी पूरा नाम भी पूछ लिया जाता है ना, कि इनका पूरा नाम बताइए। जैसे एस्टेट और जो है अदर टेट, है ना, यूपी टेट, इन सब परीक्षाओं में कभी कभी पूछ लिया जाता है, कभी कभी बड़े लेवल पर भी पूछा जाता है, प्रश्न बन जाता है एक प्रश्न। पत्रात्मक प्रविधि में प्रथम उपन्यास बेचन शर्मा उग्र ने चंद हसीनों के खतूत 1927 शीर्षक से लिखा है। वेरी इंपॉर्टेंट है ये। आगे देखेंगे विशाल भारत पत्रिका के संपादक बनारसी दास चतुर्वेदी ने बेचन शर्मा उग्र के उपन्यासों को घासलेटी साहित्य कहा। अब यहाँ ये प्रश्न बन जाता है। एक तो प्रश्न हमारा यहाँ ये बनता है कि विशाल भारत पत्रिका के संपादक बनारसी दास चतुर्वेदी ने, तो विशाल भारत पत्रिका के संपादक, तो एक प्रश्न हमारा यहाँ बन गया, बनारसी दास चतुर्वेदी हैं। और इन्होंने बेचन शर्मा उग्र के उपन्यासों को क्या कहा? घासलेटी कहा, घासलेटी साहित्य कहा। ठीक है, किसने कहा? किसके उपन्यासों को? इस तरह से प्रश्न बनता है। बेचन शर्मा उग्र ने निम्नलिखित उपन्यासों की रचना की है। इनकी रचनाओं को भी देख लेते हैं। चंद हसीनों के खतूत 1927 हिंदू मुस्लिम के प्रेम विवाह का चित्रण है। दिल्ली का दलाल, बुधवा की बेटी, शराबी, सरकार तुम्हारी आंखों में, है ना। 1927 है युवतियों का क्रय विक्रय। देखिए, दिल्ली का दलाल में युवतियों का क्रय विक्रय करने वाली संस्थाओं का पर्दाफाश किया गया है। बुधवा की बेटी में ये अछूतोद्धार की समस्या जो 1928 की है। मनुष्यानंद नाम से रूपांतरण है। शराबी की बात अगर हम करें तो ये 1930 है। शराबी की बात करें तो ये कब की है? 1930। बुधवा की बेटी 1928। दिल्ली का दलाल 1927। चंद हसीनों के खतूत 1927। ठीक, आगे देखेंगे जो है सरकार तुम्हारी आंखों में शासन तंत्र की अव्यवस्था एवं प्रजा की पीड़ा का चित्रण है। जैसा कि ये रचना ही स्पष्ट हो जाती है, सरकार तुम्हारी आंखों में, है ना, 1937 की रचना है। तो इस तरह से हम लोगों ने कुछ देखा, है ना। क्या देखा हम लोगों ने? देख लेते हैं एक बार। हम लोगों ने मुंशी प्रेमचंद्र जी के बारे में विधिवत इनकी जो भी रचनाएं थी, जो उर्दू में थी, उर्दू से हिंदी में हस्तांतरित हुई थी, रूपांतरण किया गया था जिनका, उनको देखा और उनसे संबंधित तथ्यों को देखा कि किस रचना में क्या क्या लिखा गया है। इसके पहले हम लोगों ने देखा था गोपाल राम गहबरी को देखा था, है ना। फिर कुछ ऐसे थे, भुवनेश्वर मिश्र थे, राधाचरण गोस्वामी थे, सौदामिनी कुंवर, हनुमंत सिंह, चंद्रकला, जैनेन्द्र किशोर, गुलेनार, गंगा प्रसाद गुप्त, लक्ष्मी देवी, अवध नारायण बीमाता और ब्रजनंदन सहाय की रचनाओं को कुछ देखा था, जिसमें अरण्यवाला महत्वपूर्ण है। अद्भुत प्रायश्चित,
कुंवर हनुमंत सिंह कृष्णचंद्र कला को देखा था, हिंदी का प्रथम उपन्यास जिसे माना जाता है। स्त्रियों के जो है स्त्रियों के बलात् शोषण का इसमें अंकन किया गया है। इसके बाद जो है हम लोगों ने देखा मुंशी प्रेमचंद्र जी के बारे में देखा, इनके उपन्यासों को देखा। फिर हम लोगों ने देखा जो है विशंभर नाथ शर्मा कौशिक की 3 रचनाएं, माँ भिखारी और संघर्ष। फिर इनसे संबंधित कुछ तथ्यों को देखा। इसके साथ साथ हम लोगों ने देखा बेचन शर्मा उग्र के रचनाओं को देखा। इनके कितनी रचनाएं हैं ये भी देख लेते हैं। फिर अगले बार हम सभी जो है नए राइटर को देखेंगे। चॉकलेट जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है 1927 की है। जी 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 ये भी इम्पॉर्टेंट है, हिंदू समाज की स्त्री की पीड़ा का चित्रण है। फागुन के दिन 4 1960, जूहू 1963। देखिए प्रकृतिवादी उपन्यासों का जनक जोला को माना जाता है। यहाँ से प्रश्न बनता है, इंपॉर्टेंट है ये परीक्षा की दृष्टि से। हिंदी में प्रकृतिवादी उपन्यासों के जनक पांडे बेचन शर्मा उग्र को स्वीकार किया जाता है। किसे? उग्र को स्वीकार किया जाता है, पांडे बेचन शर्मा उग्र को। हिंदी में प्रकृतिवादी उपन्यासों के जनक किसे? उग्र को, यानी कि पांडे बेचन शर्मा उग्र को स्वीकार किया जाता है। ऋषभ चरण जैन प्रकृतिवादी शैली के उपन्यासकार हैं। ये यहाँ से हम सभी अगली क्लास में देखेंगे। देखिए बहुत ज़्यादा पढ़ लेना मायने नहीं रखता है, हम थोड़ा पढ़ें लेकिन जो भी पढ़ें विधिवत पढ़ें, अच्छे से वो हमारे मन मस्तिष्क में उसकी छवि बैठ जाए, है ना। तो थोड़ा थोड़ा ही पढ़ेंगे हम सभी। ये क्लास जब तक चल पाएगी चलती रहेगी, बाकी प्रैक्टिस सेट हम सभी करेंगे, है ना। जैसे हम सभी करते थे वैसे करेंगे, एक प्रैक्टिस सेट प्रतिदिन होगी। और जहाँ तक है अब जो है यूपी टीजीटी पीजीटी में, है ना, यूपी टीजीटी पीजीटी में जो हमारे हर राज्य की टीजीटी पीजीटी में आएगा, क्योंकि हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी गद्य साहित्य का, पद्य साहित्य का, भाषा विज्ञान जो भी हमारे सिलेबस में है ना, काव्य शास्त्र, इन सभी को हम सभी को ध्यान में, संपूर्ण जो है पाठ्यक्रम को ध्यान में रख करके चलना है। तो हर जगह से प्रश्न होंगे। और ये है 2001 से लेकर के 2021 तक के सॉल्व पेपर को हम सभी करेंगे। आपको बताना चाहूँगी कि इसमें जैसे टोटल 125 प्रश्न आते हैं, 125 प्रश्न आते हैं, वो किस किस जगह से कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं परीक्षा में, उनके चारों ऑप्शन को डिटेल में चर्चा करते हुए हम सभी जो है अध्ययन अध्यापन करेंगे, प्रैक्टिस सेट करेंगे, अपनी तैयारी को और बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे, है ना। क्योंकि परीक्षा कभी भी निकल सकती है, मतलब कभी भी जो है, हाँ, फॉर्म आ सकता है, डेट कभी भी अनाउंस हो सकती है। तो ज़्यादा हम सभी के पास टाइम नहीं है। जो भी टाइम है जब तक नहीं निकल रही है तभी तक नहीं निकल रही है, क्योंकि बराबर जो है योगी जी भी जो है वो बता रहे हैं, है ना, कि वैकेंसी देने वाले ही हैं वो, जैसा कि आप सभी सुन ही रहे हैं, न्यूज़ में देख ही रहे हैं। और नए आयोग में नए अध्यक्ष की जो है नियुक्ति भी हो गई है। तो सारी प्रक्रिया अब जो है अपने रास्ते पे आने वाली है और अच्छे से चलने वाली है। तो हम सभी को भी प्रिपेयर होना पड़ेगा परीक्षा के लिए। जो भी टाइम है बहुत ही कीमती, बहुत ही मूल्यवान है हम सभी के लिए। बाकी आप सभी पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, है ना, और अपनी तैयारी को बेहतर बनाते रहिए। और जितना भी सहयोग हो सकेगा मुझसे, मैं इस चैनल के माध्यम से आप सभी को बताती रहूँगी, क्लास देती रहूँगी, जो उपयोगी लगेगा मुझे ज़्यादा। बाकी आप सभी पढ़ते रहिए, जहाँ से भी पढ़ रहे हैं पढ़ते रहिए, देखते रहिए। हाँ, और अगर ये क्लास आपको थोड़ी सी उपयोगी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। कमेंट के माध्यम से अपने सुझाव अवश्य दीजिए, आपके कमेंट का हमें बेसब्री से इंतज़ार रहता है। और जो है आज की क्लास यहीं तक है। हम फिर मिलेंगे, एक नई क्लास के साथ मिलेंगे, एक नए प्रश्न के साथ मिलेंगे, एक नए आत्मविश्वास और नए जोश के साथ मिलेंगे। और हम सभी इस तरह से जो है अध्ययन अध्यापन का कार्य करते रहेंगे। सीखने सिखाने की प्रक्रिया ये हमारी निरंतर चलती रहेगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस क्लास को कंप्लीट करती हूँ। फिर हम मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।